इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्न अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये काम में आएंगे। बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा थी कि साइंस में सर आप कुछ बता दीजिए इम्पोर्टेंट, तो मैं आपके सामने ये प्रश्न लेके आया हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। योगात्मक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, योगात्मक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। योगात्मक अभिक्रियाएँ आप जानते होंगे। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी जोड़ना। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। प्रतिस्थापन कहते हैं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सबमिट कर देना, प्रतिस्थापन है। उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के प्रमुख अंतर क्या हैं, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में प्रमुख अंतर क्या है। एक एक उदाहरण दीजिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये है आपका एक, यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रह गया है, आप लिखना चाहो तो इसमें लिख लेना। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, अच्छे हैं ये। ठीक है। अब ये NCERT के कुछ प्रश्न हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम रिबिन की ऊपरी सतह पर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, जो जलता नहीं है। इसलिए रिबिन के जलने से रुकावट को दूर करने के लिए रिबिन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिस दिया जाता है। ठीक है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लोहे सल्फेट का निर्माण होता है। इसमें जो रिएक्शन तैयार होगी Fe+CuSO4 का होल ट्वाइस, FeCuSO4 का होल ट्वाइस इक्वल FeSO4+C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किस तरह की होती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में मैं आपको बता दूं, आपको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं जब लेड नाइट्रेट आयोडाइड के साथ किया जाता है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। PB, आप रिएक्शन को देख लीजिए, सुन लीजिए। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki इक्वल 2KNO3 प्लस PbI2। आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए जिससे आपका क्वेश्चन पूर्ण हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki इक्वल 2KNO3 प्लस PbI2। ठीक है। ये मैंने सामने आपके दिखाई दे रहा है। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इन समीकरण को आशा है कि आप संतुलित कर लेते होंगे। मैं एक बार बता देता हूँ संतुलित किस तरह से प्रश्न को करना है। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है इनको संतुलित किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला ही मैं उदाहरण लेके आपको समझा दे रहा हूँ। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर का निशान यानी इक्वल CaNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ सबसे पहले देखिए Ca कितने हैं, एक Ca है। NO3 का होल ट्वाइस, अब NO3 यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है। ठीक है, एक गलती यहाँ पर पकड़ में आ गई और प्लस H2O है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी हम यहाँ पर अगर 2HNO3 कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। H2O यहाँ पर OH 2 है, यहाँ पर एक H है, तो यहाँ पर हम 2CaNO3 कर देंगे तो हमारा वर्क पूरा हो जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखना, जिससे आपकी प्रॉब्लम मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तुओं की सतह तथा वायु या नमी के बीच में संपर्क नहीं होने देता। ठीक है। अम्ल और अब देखिए अगला चैप्टर है जो आपका
अगला चैप्टर आपका तैयार होता है अम्ल और भस्म। ठीक है, अम्ल क्षार लवण से ये लिया गया है। अम्ल और क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, अम्ल और क्षार की परिभाषा है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और क्षारों के उदाहरण भी आपको देने हैं। आपकी किताब में लिखा होगा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते। ठीक है ना, और भस्म वे होते हैं जो जली बिली में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक, NaOH, KOH, NH4OH एट्सेट्रा। ठीक है, अब प्रबल अम्ल, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारों के उदाहरण। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, दुर्बल अम्ल होते हैं H2S, HCN, CH3COOH। प्रबल क्षार होते हैं NaOH, KOH और दुर्बल क्षार होते हैं NH4OH। तो इनके आप प्रश्न अवश्य लगा लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, देखिए pH मान सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये pH का। एक प्रश्न आपको मिलेगा pH से। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है pH के बारे में। हाँ, देखिए लिखा है दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। अब pH क्या होता है? pH मान जो होता है वो 10⁻0 से लेकर 10⁻14 तक काम करता है। 10⁻0 से 10⁻6 तक अम्लीय होता है, 7 आपका उदासीन होता है और 8 से लेकर 14 तक का आपका क्षारीय होता है। ठीक है, खाने के सोडे का एक बनाने की विधि। देखिए 10 pH का एक प्रश्न अवश्य आएगा, आप अपनी तैयारी में इसको शामिल करना। pH का 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आ रहा है तो उम्मीद है इस बार भी आएगा। खाने के सोडा की बनाने की विधियाँ इसमें लिखनी है। खाने के सोडे के बनाने की विधि। ठीक, हाँ, एक चीज़ खाने के सोडे के बनाने की विधियाँ इसमें आप लिख लेना। ठीक है, फिर व्यंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का वर्णन करना है आपको। व्यंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का वर्णन। ठीक है, बनाने का वर्णन। यहाँ पर एक प्रश्न है, बनाने की एक विधि का वर्णन करना है और चित्र सहित बनाना है। एक व्यंजक चूर्ण बनाने की एक विधि है हैज-केलर विधि, दूसरी विधि बेचमान विधि। और एक प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखना मेरा रह गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सिलेबस में नया आया, NCERT की बुक में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम POP कहते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधियाँ और उपयोग रासायनिक गुणधर्म से प्रस्तुत करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा से धावन सोडा, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। इस तरह के प्रश्न 4 नंबर में आते हैं कि निम्नलिखित को आपको कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके, ये वाले प्रश्न निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करोगे, ये प्रश्न आपके 4 नंबर में प्रस्तुत होते हैं। अब क्या होता है जब ये प्रश्न, इसमें बहुत सारे हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। अगला प्रश्न है खाने के सोडे को गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। पीतल, ठीक है, NCERT के ये प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पीतल और तांबे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं NCERT की बुक में आप उनको अच्छे से लगा लें। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। मैं इसके बारे में आपको उल्लेख कर दूं। पीतल और खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हानि से बचने के लिए पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते। ठीक है, तो आपको पीतल और तांबे के बर्तनों में आपको इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि हानिकारक लवण होते हैं, ये धातुओं के साथ क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को बना लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। देखिए वैसे लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो अवश्य क्षारीय होगा। देखिए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते। मैंने आपको बताया भी था अनील से अनील, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हो। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं तो अम्ल की वैल्यू होती है, pH वैल्यू होती है 10⁻0 से 10⁻6 तक। और जब लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तो इसका pH मान क्या होगा, तो ये उल्टा हो रहा है तो ये क्षारीय होगा। ठीक है, ये क्षारीय हो जाएगा तो इसका pH मान इस 10⁻6
7 से ऊपर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के पहले शब्द समीकरण लिखिए और बाद में संतुलित कीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। और अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लोहे की रेत के साथ अभिक्रिया करता है। ये प्रश्न अच्छे हैं, संतुलन होगा। अपने उत्तर को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दूध दही जमने में दूध का लैक्टोज लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। ठीक है, दूध के जमने पर दही जमने में दूध का लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यानी खट्टापन बढ़ जाता है। अम्ल बनने से पीएच मान इसका कम हो जाएगा। ताजे दूध के पीएच मान को 6 को बदलकर थोड़ा क्षारी क्यों बना देते हैं? क्षारी इसलिए बना देते हैं, आपने जो दूध वाले लोग होते हैं अम्ल नहीं बन जाए, यानी क्षारी इसलिए बना देते हैं कि वह देर में अम्ल बने। ठीक है, जिससे बेकिंग सोडा मिला देने से यह जो दूध है वह क्षारी हो जाता है, जिससे दूध देर तक नहीं फटता। अगला है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? दूध को दही बनने के लिए लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनने के अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पीओपी होता है, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो इसको आप समझ लीजिए, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है, कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा जाए तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में चेंज हो जाएगी, और जिससे मूर्तियां, खिलौने आदि बनाने में यह फिर काम में नहीं लिया जा सकता। अगला है अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा यानी धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के यानी धावन सोडा और बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो धावन सोडा आप जानते हैं, धोने वाला जो सोडा है उसका उपयोग कांच, साबुन और कांच के उद्योगों में किया जाता है। और अगला है, यह इसका उपयोग सोडियम यौगिक बोरेक्स आदि के निर्माण में किया जाता है। और बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटीआई संघटक के रूप में किया जाता है। क्षारी होने के कारण यह उदर के अम्लों की अधिकतम मात्रा में उदासीन बनाकर आराम पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडियम और अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको नहीं बता पाया, तो आप इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए। जो प्रश्न ये है, सोडा की साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा औद्योगिक चित्र बनाकर इसको प्रस्तुत करो। ये मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ये प्रश्न धावन सोडा विधि का सचित्र वर्णन। ठीक है, धावन सोडा विधि का सचित्र वर्णन, यानी जो साल्वे अमोनिया सोडा विधि है वो इम्पोर्टेंट है, यानी अथवा करके साल्वे अमोनिया सोडा विधि। ठीक है, और एक प्रश्न है सूचक का। अम्लों के सूचक क्या होते हैं? इंडिकेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, सूचक आप मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर और फिनोप्थिलीन द्वारा सूचक का वर्णन होता है। सूचक क्या हैं? सूचक क्या है? तो आप समझ गए होंगे। मैंने ये 2 चैप्टर के आपको बताए हैं विज्ञान के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें, और अपने इष्ट मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी मेरी वीडियो से लाभ मिल सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।